नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने आज गृह मंत्रालय द्वारा दी गई Z+ कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले उन्हें Z+ सुरक्षा देने का निर्णय लिया था, जिसमें CRPF के 58 कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात किए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने कहा है कि वह पहले यह जांच करेंगे कि उनके खिलाफ किस प्रकार का थ्रेट परसेप्शन है और उसके बाद ही वह सुरक्षा लेने पर विचार करेंगे। उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से जानकारी भी मांगी है। फिलहाल शरद पवार ने आज Z+ सुरक्षा लेने से मना कर दिया है और इस मामले में उनकी अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि शरद पवार पहले भी Z+ सिक्योरिटी को लेकर अपनी उदासीनता जाहिर कर चुके हैं। अभी हाल ही में जब उन्हें यह सुरक्षा दिए जाने का फैसला लिया गया था, पवार ने तब भी इस पर तंज कसा था। Z+ सिक्योरिटी मिलने को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में इसे जासूसी का एक जरिया बताया था। पवार ने कहा था कि उन्हें दी गई Z+ सुरक्षा उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तो एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने आखिरकार Z+ कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया और उनके इस इनकार करने के बाद अब इसके ऊपर तमाम राजनीतिक गलियारों में बातचीत तेज हो गई है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम ही होते हैं कि जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आगे से वह व्यक्ति मना कर दे। ऐसे में शरद पवार के द्वारा उठाए गए इस कदम की चारों ओर चर्चा हो रही है। शरद पवार ने साफ तौर पर इशारा किया है कि यह उनके खिलाफ जासूसी करने का एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। सुरक्षा लेने के मामले में उन्होंने कहा, जब उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उन्हें किस लिए सुरक्षा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पहले अपने थ्रेट परसेप्शन को लेकर विचार करूंगा और उसके बाद ही यह सुरक्षा लेनी है या नहीं, इसके ऊपर फैसला करूंगा। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय को साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए और वह यह सुरक्षा नहीं लेंगे। उनकी वहां के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है और साफ तौर पर उन्होंने यह इशारा कर दिया है कि Z+ कैटेगरी की सुरक्षा शायद उनके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। कुल 58 कमांडो CRPF के Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में दिए जाते हैं। अति विशिष्ट सुरक्षा की श्रेणी यह मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि Z+ कैटेगरी सुरक्षा में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। पीएम मोदी पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही पीएम मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को भी संबोधित किए। पीएम मोदी 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं और उद्घाटन का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, उद्घाटन भी किया है कुछ का। पीएम मोदी पालघर के सिडको ग्राउंड में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें वधावन बंदरगाह की आधारशिला प्रमुख है। इस परियोजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है। पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित वधावन बंदरगाह भारत में गहरे पानी में स्थित सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा। यह बंदरगाह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से लैस होगा। प्रधानमंत्री ने लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए संचार सहायता प्रणाली की भी शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत और मोटर चालित नौकाओं पर चरणबद्ध तरीके से 1 लाख ट्रांसपॉन्डर्स स्थापित किए जाएंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पालघर में आज उनका बेहद अहम दौरा था। उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जो सबसे प्रमुख योजना चर्चा का विषय बनी हुई है वो वधावन बंदरगाह परियोजना है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि
भारत माता की। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री राजीव रंजन सिंह जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज संत सेनाजी महाराज यांची पुण्यतिथी। मी त्यांना नमन करतो। माझ्या सर्व लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांना तुमच्या या सेवकाचा नमस्कार। साथियों, आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी
माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और किस तरह उन्होंने अपनी बातों को मराठी में शुरुआत करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। बहरहाल अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां चंपई सोरेन के हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। रामदास सोरेन ने आज झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने पद की शपथ ले ली। माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन स्थित दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त मंत्री रामदास सोरेन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन, विधायक कल्पना सोरेन सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वह तस्वीरें जब रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी। और यह ऐतिहासिक घटनाक्रम इसलिए भी हुआ है क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया और उसके साथ ही अपने कैबिनेट मंत्री के पद से भी इस्तीफा दिया, जिसके चलते एक सीट वैकेट हुई और वहां रामदास सोरेन को अब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। यूपी पुलिस भर्ती में आज तीसरे चरण की परीक्षा हो रही है। राजधानी लखनऊ में 81 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह परीक्षा कराई जा रही है। आज परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने के लिए लखनऊ के जिलाधिकारी केकेसी डिग्री कॉलेज पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एपी सेन बालिका पीजी कॉलेज का भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभा केंद्र व्यवस्थापकों के नकल विहीन पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी आरक्षी भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। आपको बताएं कई चरणों में यह परीक्षा होनी है। 5 चरण में इस परीक्षा को कराया जाएगा और आज इसका तीसरा चरण है। और इस तीसरे चरण के परीक्षा के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता तौर पर हाई अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी तमाम ऐसे सेंटर्स को विजिट कर रहे हैं रैंडमली जहां उन्हें जरा भी शक होता है। ऐसे में पूरी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो पाए। इसके साथ ही तमाम जूनियर पदाधिकारी को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से परीक्षा की मॉनिटरिंग की जाए। सहयोगी अभिषेक रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। जी अभिषेक, आज तीसरा चरण है और ऐसे में चरण दर चरण यह परीक्षा कराया जा रहा है। पहले 2 चरण तो शांतिपूर्ण तरीके से निकल गए, आज तीसरे चरण की क्या स्थिति है, आपने क्या कुछ देखा है और आज के पैटर्न को लेकर के, आज के विजिट्स को लेकर के आपके पास में क्या जानकारी है, आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए कुणाल, बिल्कुल 23, 24, 25 को ये परीक्षा हो चुकी थी और अब 30 और 31 आज चौथा दिन है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा हो रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी निगरानी के बीच में ये पूरी परीक्षा हो रही है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो जो जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार है वो लगातार सुबह से जब 10 और 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा थी उस दौरान, और उसके बाद जब अभी 3 बजे के बाद शुरू हुई है तो लगातार जो जिलाधिकारी है वो तमाम सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत सुरक्षित एक व्यवस्था इस बार दी थी और जो पूरा पुलिसिया अमला है उसको इसमें लगाया गया था। चाहे डीजीपी हो और एसटीएफ, वो सब निगाह रखे हैं। कंट्रोलिंग रूम बनाया गया है डीजीपी ऑफिस में, जो
पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पे, और तमाम अधिकारी जो परीक्षा है उसको कहीं ना कहीं उसमें कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं जो परीक्षा केंद्र हैं। जी अभिषेक, एक परीक्षा को लेने के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार ने बिल्कुल सख्त कदम उठा रखे हैं। ऐसा लगता है मानो कि पूरी की पूरी एनर्जी इस परीक्षा में लगा दी गई है, लेकिन ऐसे में कुछ दिक्कतों का सामना उन कैंडिडेट्स को भी करना पड़ता है जो परीक्षा देने आते हैं। ऐसे में उन्हें कोई परेशानी हो रही है या बिल्कुल सुगम तरीके से वो परीक्षा दे पा रहे हैं? क्या उनसे किसी से आपकी बातचीत हुई इस बारे में? या देखिए, बिल्कुल, जब इतने बड़े स्तर पे ये परीक्षा आयोजित हुई है तो काफी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो भी लगभग उत्तर प्रदेश में 60 लाख के आसपास परीक्षार्थी इस परीक्षा में एक एवरेज था कि उनको आना है। इसके लिए इस बार सरकार ने अलग से स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, अलग से बस चलाई हैं जो दूसरे राज्यों से फ्री में और उत्तर प्रदेश के भी तमाम जिलों से जो अभ्यर्थी हैं उनको लेके उनका जो संबंधित जिला है जहां परीक्षा होनी वहां पर पहुंचेगी। तो बस की व्यवस्था है, ट्रेन की व्यवस्था है, स्टेशन पे उनके रुकने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो तमाम व्यवस्थाएं सरकार ने इस बार कर रखी है। एक तरफ जहाँ सुरक्षा व्यवस्था को का जो लेयर है वो कई लेयर से होकर परीक्षार्थी जो है एक बार उसकी जो एंट्री है वो अंदर होगी, और उसके अलावा और जो तमाम व्यवस्थाएं इस बार उसको भी सरकार ने काफी चुस्त दुरुस्त किया है। और इसका यही नतीजा है कि आज चौथा दिन है इस परीक्षा का, और पेपर लीक होने की जो संभावना जताई जा रही थी फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। आप हमारे साथ जुड़े अभिषेक, आपने तमाम बातचीत की, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब बात करेंगे जनपद मुजफ्फरनगर की, जहां पुलिस परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में 16 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षाएं ली जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब की बार किसी भी प्रकार की पेपर लीक वाली समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में और यहाँ पर आज दूसरी पाली की जो परीक्षाएं हैं वो की जा रही हैं। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो जनपद मुजफ्फरनगर में 16 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। बच्चे आज आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी भी कहूँगा कि अभ्यर्थियों को दिखा सकते हैं, जो 10 बजे से जो टाइमिंग है वो 10 बजे से 12 बजे का है और फिर 3 बजे से 5 बजे का रहेगा। आइए हमारे साथ कुछ परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं वे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं आज की परीक्षा के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आपकी जो है जैसे आप परीक्षा दी तो आपको कुछ लग रहा है या कोई मतलब वो बताइए। जैसे आपको लग रहा होगा कि कभी पेपर लीक हो जाए, कभी कोई बात हो जाए, पेपर लीक तरीके का मामला पहले पेपर लीक हो रही है। अच्छा, बात ले रहे हैं बाकी आपका क्या नाम है? अगर एक अच्छा, तो आप जो है पहली बारी परीक्षा दे रहे हैं, कहाँ के रहने वाले? एमपी से आए हो। कैसा महसूस है जनपद मुजफ्फरनगर की? आप देख रहे हैं कि किस तरीके की सुरक्षा है, क्या है इंतजाम, कैसा लग रहा है? तो आपको अभी भी ऐसा दिख रहा है कि अब के भी लीक हो जाएगा, हमने जो अपना परिश्रम किया है वो देखा जाएगा? क्या योगी सरकार है या फिलहाल? अच्छा, आप कितने बंदे हैं वहाँ पर? भाषा है मतलब दोनों भाई, मेरे भाई का पेपर कौन सी पारी में नंबर है? मेरा तो हो गया, मेरे भाई का पहली पारी दूसरी का हुआ। ये परीक्षार्थी थे, इन्होंने बताया कि अब के जो पेपर। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना अब तूल पकड़ने लगी है। बीती रात गाजियाबाद के रामप्रस्थ विवेक विहार में नाबालिग के साथ 4 युवकों द्वारा दरिंदगी की गई थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी फैजान नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि फैजान ने घर में घुसकर किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के विरोध में लोगों ने सूर्यनगर रोड को पूर्ण रूप से बंद कर सड़क पर ही बैठकर विरोध जताया। लोगों की मांग है कि जब तक चारों युवकों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा नहीं हो जाती, तब तक हम इसी प्रकार सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। पुलिस प्रशासन मौके पर मोर्चा संभाली हुई है और पुलिस हालात को सामान्य करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए।
थोड़ी देर में उपद्रव करने वालों ने कबाड़ी की दुकान का सामान जला दिया, तोड़फोड़ की और उसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स वहां पहुंची। वहीं पुलिस ने इसके बाद लोगों को समझाया, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थे। काफी जाम लग गया और इसके बाद लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। अब फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस घटनाक्रम में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। 28 अगस्त 2024 को थाना लिंक रोड में डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि उनके घर में घुस के एक व्यक्ति ने मारपीट की है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। वहां पे शिकायतकर्ता के परिवार वालों ने बताया कि उनकी पुत्री जो कि 16 साल की है, उसके साथ उन्हीं के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। उसका नाम फैज़ान है और वो उसी गली में कबाड़ी का काम करता है। इस तरह की घटना वो भी ऐसी कॉलोनी में जहां बिल्कुल लोगों के बीच में और जो दुस्साहस किया है, मैं लगातार पहले से कहता आ रहा हूँ, कोई उसकी बात नहीं है कि यहाँ पूरी तरह से हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी और जो यहाँ स्थानीय मुसलमान ने मिल करके नरक कर दिया है। ये घटना तो सामने आ गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनको बहन बेटियां अपनी इज्जत की वजह से समाज में बता नहीं पाती हैं। जो गरीब आदमी है उसकी घटना सामने आ जाती है, जो थोड़े ठीक ठाक लोग हैं सामने नहीं आती है। गाजियाबाद के अंदर आप देखते होंगे लगातार, अभी लौनी में जो मैं कल की घटना है, परसों मैं वहाँ गया था, लौनी के अंदर टीला मोड़ थाने में वो सारे के सारे मुस्लिम लड़के हैं। वो बेटी को आपने देखा ही है। एक मुस्तफ़ा नाम का कविनगर थाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसे वाला है। मुस्तफ़ा और उनके साथ मिलकर के गैंगरेप किया और अखबार में छपा, आपने पढ़ा होगा या आपको जानकारी, अब यहाँ के ही अगर लोग हैं। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जिस तरह से इस खबर के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है और लोगों का गुस्सा फूटा है, अपने आप में एक लौती घटना नहीं है, लेकिन यदि गाजियाबाद की बात करें तो इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ऐसे में आपके पास अभी तक इस मामले को लेकर क्या अपडेट है और जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, क्या उसे रिजॉल्व कर लिया गया है? देखिए कुणाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल शाम का ये पूरा वाकया है और कल शाम से लेके अब तक एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ जो परिजन जो लोग जहाँ जो धरना प्रदर्शन के रूप में कर रहे थे, वो लोग आमने सामने आ गए और तमाम तोड़फोड़ आगजनी टाइप की आगजनी भी हुई। लेकिन उनका जो आरोप था, परिजनों का आरोप यही था कि केवल फैजानी नहीं, उसके साथ अन्य लोगों ने भी मिलकर गैंगरेप किया है। जबकि पुलिस का कहना यही है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है डॉक्टरी या किसी अन्य उसके माध्यम से, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस ने इस मामले को महज बलात्कार में दर्ज किया है। तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में वो है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कुणाल ये निकल के आई कि जब गाजियाबाद में जो बीजेपी के विधायक हैं, लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो मौके पर आते हैं और मौके पर आके एक बड़ा बयान दे देते हैं और अपनी सरकार पर वो शिकंजा कर देते हैं और कहते हैं कि विधायकों की सुनी नहीं जाती और सरकार को कुछ चंद अधिकारी ही मिलके चला रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब एक तरफ दुष्कर्म पीड़िता है, खासकर जो नाबालिग पीड़िता है, उसका मामला चल रहा हो, उसमें इतना बड़ा बयान एक विधायक की तरफ से आता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए ये जरूर कहा कि अगर कुछ सीखना है तो असम के मुख्यमंत्री से सीखें। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अलग एक संकेत है, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव का संकेत तो नहीं है। ये जिस तरह से एक विधायक लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते आए हैं, क्योंकि गाजियाबाद जैसे जिले में इतनी बड़ी घटना हुई और उस घटना के बाद जिस तरह से बीजेपी के ही विधायक का अपनी ही सरकार के खिलाफ ये बयान जारी करना, ये बहुत कुछ बयां करता है कुणाल।
जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे सहयोगी साफ तौर पर बता रहे थे कि विधायक की एंट्री के बाद अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है और विधायक खुद ही अपने ही सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। लेकिन विधायक ने इसे एक कम्युनिटी के साथ भी जोड़कर कम्युनल एंगल देने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरत यह है कि इसमें पीड़िता को इंसाफ मिले, उसे न्याय मिले और जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बरकरार रहे। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।